फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसा टॉपिक होता है, यहाँ से प्रश्न जो है आपको सीटेट के एग्जाम हो या फिर टेट के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। आज अपन देखेंगे कि लर्निंग क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि लैंग्वेज जो एक्विजिशन होता क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि यदि अपन किसी भाषा को नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक रूप से सीखते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होता है जिसको बच्चा जो है नेचुरल तरीके से सीखता है और एक कब सीखता है उसको खुद को पता नहीं चलता है तो उसे कहा जाता है नेचुरल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है साथियों, इसे बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके यानी कि सोसाइटी से सीखता है, परिवार से सीखता है, तो इसे अपन कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण क्या क्या से सीखता है, अपने आसपास के वातावरण यानी कि अपनी जो इन्वायरमेंट होती है वहाँ से बच्चा सीखता है और उसकी जो फैमिली होती है वहाँ से बच्चा सीखता है, एक्वायर करता है भाषा को। यानी कि जैसे अपनी मम्मी या पापा यानी कि पेरेंट्स जो भी बातें करते हैं उसको बच्चा इमिटेशन यानी कि अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है। बच्चा किसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो अगर अपन इन अनुकरण यानी कि अनुकरण को और एक अगर सामान्य शब्द में बोलूँ तो बच्चा नकल करके क्या करता है, चीज़ों को एक्वायर करता है, सीखता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। यानी कि भाषा को बच्चा यदि नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से सोसाइटी या फैमिली से सीखता है, फैमिली या सोसाइटी से एक्वायर करके अपने पास सीखता है तो उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। क्लियर है। चलिए अगले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके एक वर्ड निकल कर आता है कि बच्चा जो है क्या करते हैं, इमिटेशन यानी कि बच्चा जो है इसमें क्या करता है, नकल करके चीज़ों को सीखने लगता है, उसे कहा जाता है एक्विजिशन। क्लियर है। वह भाषा को नेचुरल तरीके से सीखता है। क्या, कौन से तरीके से सीखता है, जो भाषा होती है उसको बच्चा नेचुरल तरीके से सीखता है। बच्चा क्या करता है, नेचुरल तरीके से किसी भी चीज को सीखता है। नेचुरल तरीके से यदि भाषा को सीखता है तो उसे अपन कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है। अब देखिए इसमें किसी भी औपचारिक साधन या रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती। अब अपन को यहाँ पर एक चीज और सामने देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो होता है साथियों, यहाँ पर किसी भी साधन यानी कि रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जैसे टीचिंग लर्निंग, जैसे टीएलएम होगा, जैसे यहाँ पर बच्चे को टीचर की आवश्यकता नहीं, यानी कि यहाँ पर टीचर की आवश्यकता नहीं होगी बच्चे को। और किसकी आवश्यकता नहीं होगी, जैसे ग्रामर की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी आवश्यकता नहीं होगी, ग्रामर की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बच्चे को बुक की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बच्चे को क्यूरिकुलम की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बच्चे को पाठ्यचर्या की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बच्चे को सिलेबस की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चा अपने आप चीज़ों को क्या करेगा, सोसाइटी में रहकर, परिवार में रहकर एक्वायर करेगा। यानी कि किसी भी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। उसे अपन क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला देखते हैं। यहाँ पर जो बच्चे को क्या होता है, अब देखिए किसी भी प्रकार के ग्रामर की आवश्यकता नहीं, आपको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है। किसी भी प्रकार के रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व फैमिली एंड सोसाइटी का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को आता है कि भाषा अर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फैमिली और सोसाइटी का होता है। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसीलिए ये भाषा अनौपचारिक तरीके से, ये भाषा कौन सी, अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल में, अनजाने में सीखी जाती है। यानी बच्चा कब सीखता है उसको खुद को पता नहीं रहता कि वो कब किस चीज़ों को सीखे। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में यदि कोई भाषा बोली जा रही है या कोई लैंग्वेज बोली जा रही है, उसके लिए बच्चा कहीं ट्यूशन जाता है क्या, नहीं जाता। बच्चा कहीं से ग्रामर पढ़ता है क्या, उसके लिए नहीं पढ़ता। यानी कि बच्चे की जो मदर टंग होती है, यानी कि मदर टंग से तात्पर्य है कि जो बच्चा माता के मुख से, मदर टंग से तात्पर्य है कि बच्चा जो है माता के मुख से, मतलब माता के मुख से
माता के मुख से जो भाषा को बच्चा सीखता है उसे अपन क्या कहेंगे, मदर टंग कहेंगे। और ये एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कि लोकल लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है। अब जो मदर टंग होती है साथियों, इस पर बच्चा का सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है बच्चे का कौन सी भाषा पर, मदर टंग पर, यानी कि इस पर बच्चा का सबसे ज़्यादा पकड़ होता है। अब देखिए मातृभाषा, और इस मातृभाषा को कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना है, इसको मानना है रिसोर्स। क्या मानना चाहिए, इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मातृभाषा को कभी भी आपको क्या नहीं मानना है, मातृभाषा को कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है, इसको प्रॉब्लम नहीं मानना है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना है। क्या नहीं मानना, प्रॉब्लम नहीं मानना, इसको क्या मानना है, रिसोर्स मानना है। इसको क्या मानना है, रिसोर्स मानना है, एक संसाधन के रूप में देखना है। क्योंकि मातृभाषा, यदि बच्चा अपनी मदर टंग में चीज़ों को बचाएगा या अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करेगा, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेगा, तो क्या करेगा वह, मतलब सारी चीज़ों को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे अपन को ही देखो, अपन को यदि कोई इंग्लिश में बोलने बोले तो हम क्या करेंगे, सीमित हो जाएगा। लेकिन यदि अपन को मातृभाषा जैसे हिंदी में बोलेंगे तो अपन बहुत कुछ बता देंगे। तो ये होती है, इसलिए अपन को मातृभाषा को कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। मातृभाषा को हमेशा रिसोर्स यानी कि संसाधन के रूप में आपको देखना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है मदर टंग। अब देखिए साथियों, मदर टंग से आपको जो है क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मदर टंग से संबंधित आपको कुछ बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि मदर टंग होता क्या है और कौन क्या होती है मदर टंग। क्लियर है। अब देखते हैं मदर टंग। सबसे पहले देखते हैं कि मदर टंग से तात्पर्य है कि जो भाषा, जिस भी भाषा को बच्चा किससे सीखता है, माता के मुख से सीखता है। क्या किससे सीखता है बच्चा, माता के मुख से सीखता है, मुख से सीखता है। बच्चा किससे सीखता है, जिस भी भाषा को बच्चा माता के मुख से सीखता है उस भाषा को कहा जाता है मातृभाषा। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं कि जो मातृभाषा होती है एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि उसके बाद एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी गई है। यानी कि आपकी जो मदर टंग होती है उसको सबसे क्या भाषा मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी गई है। पहला चीज़ यहाँ से हमको देखने को मिला। दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो एनईपी होती है, एनईपी 2020 होती है, और दूसरा कौन सी है, दूसरा देखिए आरटीई 2009। दूसरा देखें हमने आरटीई 2009। इनमें जो है कक्षा 8वीं तक, कौन सी कक्षा तक, कक्षा 8वीं तक अपन को मातृभाषा में ही क्या करना चाहिए, शिक्षण देना चाहिए। यानी कि यहाँ से एक बात और निकल कर आती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और जो आरटीई राइट टू एजुकेशन यानी कि 2009 के अनुसार ये कहा गया है कि कक्षा 8वीं तक बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए मदर टंग यानी कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर है। यानी कि जो मातृभाषा होती है उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं कि जो हमारी मातृभाषा होती है साथियों उसको कभी भी अपन को किसी रूप में देखना चाहिए, उसको अपन को रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। प्रॉब्लम कभी भी नहीं मानना चाहिए, प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं मानना चाहिए, प्रॉब्लम कभी भी अपन को नहीं मानना चाहिए। जैसे ही मातृभाषा को प्रॉब्लम वर्ड कहीं पर भी आपको सीटेट या फिर टीचिंग एग्जाम के ऑप्शन में दिखता है, देखते ही उसको क्या करना है, निगेटिव टैग वर्ड करके देखते ही आपको कट कर देना है। यानी कि मदर टंग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं मानना है, बल्कि अपन को क्या मानना है, रिसोर्स मानना है, रिसोर्स। यानी कि जब मातृभाषा में बच्चा अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करेगा तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं मदर टंग। मदर टंग जो होती है साथियों, मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने देना चाहिए। यानी कि जो मातृभाषा होती है, यानी कि जो मातृभाषा होती है मतलब अधिक से अधिक अपन को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, मातृभाषा में चीज़ों को अभिव्यक्त करने का क्या देना चाहिए, उसको अवसर देना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं
मदर टंग यानी कि मातृभाषा को कभी भी आपको सीमित नहीं करना है। मातृभाषा को क्या नहीं करना चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए, यानी कि मातृभाषा को कभी भी आपको सीमित नहीं करना चाहिए। मातृभाषा को क्या नहीं करना चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इनकरेज करना चाहिए। यानी कि मातृभाषा में चीज़ों को बच्चा बताए, इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये जो होती है प्रोत्साहित, ऐसे टाइप का वर्ड देखने को मिलता है। ये आपका कौन सा वर्ड होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर आपको डिस्करेज देखने को मिले, डिस्करेज देखने को मिले तो आपको डिस्करेज देखते ही ऑप्शन को क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। क्लियर है साथियों। चलिए अगला देखते हैं कि मदर टंग जो होती है, मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो एक चीज़ें क्या होती है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब देखिए मातृभाषा जो होती है, अपनी मदर टंग जो होती है, दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चा अपनी मदर टंग में अगर किसी चीज़ों को अभिव्यक्त करेगा, यानी कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है, इंग्लिश का कोई डिफिकल्ट वर्ड है, उसको यदि कोई मदर टंग में उसको क्या करेगा, उसके शब्द आते या फिर उसके मीनिंग को बताएगा, तो क्या करेगा, इंग्लिश को सीखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन करेगा हेल्प, मदर टंग। यदि इंग्लिश का कोई वर्ड है या फिर संस्कृत का कोई वर्ड है जिसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसको अपन उसकी मातृभाषा में बताएंगे, उसकी मदर टंग में बताएंगे, तो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को बच्चा जल्दी सीख पा जाए। तो मदर टंग को कभी भी क्या मानना चाहिए, रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, ना कि डिस्करेज के रूप में। क्लियर है, इनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने है। अब देखिए वो तो हो गया लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन था। ये है साथियों आपका लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जैसे मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन बताया था, उसका जस्ट अपोजिट होता है लैंग्वेज लर्निंग। अब जो लैंग्वेज एक्विजिशन था, उसमें बच्चा चीज़ों को क्या करना था, नेचुरल तरीके से सीख रहा था। उसमें क्या कर रहा था, उसमें किसी भी प्रकार के ग्रामेटिकल या फिर रूल की आवश्यकता नहीं होती थी, उसमें किसी भी प्रकार के उसको संसाधन की आवश्यकता नहीं होती थी। बच्चा चीज़ों को सोसाइटी या फैमिली में रहकर सीखता था। लेकिन आपको लैंग्वेज लर्निंग में क्या होगा, उसको जस्ट अपोजिट होगा। बच्चा चीज़ों को नेचुरल तरीके से नहीं चलेगा, बल्कि उसको किस तरीके से सीखेगा, रूल और ग्रामर के प्रयोग के साथ में बच्चा सीखेगा। तो देखिए जब बच्चा फॉर्मल रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें किसकी आवश्यकता होती है, इसमें एक चीज देखने को मिला अपन को, रिसोर्स यानी कि किसकी, संसाधन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता होगी। मतलब आपको किसी चीज को लर्न करना है तो उसमें आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पर देखो, भाषा अधिगम में नियम और रूल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको किस चीज का उपयोग किया जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या क्या चाहिए, नियम, यानी कि नियम, और आपको किसकी आवश्यकता होगी, ग्रामर, नियम और ग्रामर की आवश्यकता होगी। किसमें, भाषा अधिगम में। अधिगम मतलब सीखना, मतलब लर्न करना। यदि आपको क्या करना है, लैंग्वेज को सीखना है तो किसकी आवश्यकता होगी, ग्रामर की आवश्यकता होगी। इसमें आपको टीचर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, टीचर्स की आवश्यकता होगी। इसमें आपको बुक्स की आवश्यकता होगी। इसमें आपको क्यूरिकुलम की आवश्यकता होगी। इसमें आपको बहुत सारे टीचिंग एड्स की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको रिसोर्स की आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता होगी। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट हमने देखा है लैंग्वेज एक्विजिशन। उसमें बच्चा चीज़ों को सोसाइटी में, फैमिली में रह के क्या करता था, एक्वायर करता था, नेचुरल तरीके से सीखता था। उसमें किसी भी प्रकार के रिसोर्स की आवश्यकता नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार के रूल की आवश्यकता नहीं होती थी। लैंग्वेज एक्विजिशन में किसी भी प्रकार के ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अपन को जब लर्न करते हैं किसी चीज़ों को, लैंग्वेज को, तो अपन को रूल की आवश्यकता होती है, ग्रामर की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है, बुक्स की आवश्यकता होती है, क्यूरिकुलम की आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता अगर हमको किसी भाषा को सीखने में होती है तो उसे अपन कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसे द्वितीयक भाषा भी कहा जाता है। अब इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक भाषा भी कहते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक भाषा के नाम से भी जानते हैं। अब सेकंड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा अधिगम कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए, भाषा जो अधिगम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। भाषा जो अधिगम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्कूल से स्टार्ट होता है। यानी कि बच्चा चीज़ों को लर्न करना कहाँ से सीखता है, स्कूल से सीखता है। क्लियर है। भाषा अधिगम में बच्चों के प्रयास, बच्चों को प्रयास एफर्ट करना पड़ता है। मतलब जब बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखेगा तो क्या करेगा, एफर्ट करेगा, मतलब उस भाषा को सीखने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्लियर है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, मतलब भाषा जब अधिगम करना है तो शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, स्कूल की जरूरत पड़ेगी, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, टीचिंग मेथड्स की आवश्यकता, यानी कि इन सब चीज़ों की अधिकता रहती है, यानी कि आवश्यकता पड़ती है, इनकी भूमिका रहती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोधगम्य निवेश होता क्या है उसको बता देता हूँ। सबसे पहले बोधगम्य निवेश होता क्या है, आपके टीचिंग एग्जाम यानी कि आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है। यदि बोधगम्य स्तर में जैसे कोई बच्चा आई है प्लस उसको प्लस आई यानी कि +1 स्तर, यानी कि बच्चों की जैसे बच्चों का लेवल यहाँ है, मान के चल, ठीक है, बच्चों का लेवल यहाँ है और बच्चों को यदि हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल की शिक्षा देते हैं, मतलब एक स्तर ऊपर। अपन जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बोधगम्य निवेश होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि बोधगम्य निवेश होता क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं कि बोधगम्य निवेश होता क्या है। सबसे पहले बोधगम्य निवेश होता क्या है उसको देखते हैं। अब देखते हैं कि बोधगम्य निवेश होता क्या है। सबसे पहले देखिए, बोधगम्य निवेश मतलब बोधगम्य निवेश का अर्थ है भाषा का, मतलब बच्चों का जैसे स्तर यहाँ पर है, बच्चों का स्तर यहाँ है और बच्चों को अपन क्या करते हैं उनके स्तर से थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़े ऊपर स्तर का, मतलब एक स्तर ऊंचा, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक स्तर ऊंचा, एक स्तर ऊंचा, ऊंचा मतलब क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। एक स्तर ऊंचा उपलब्ध कराते हैं उसको, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, भाषाई अवसर उपलब्ध कराएंगे। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी बड़े लोगों की, किसी विद्वान लोगों की संगति करते हैं तो अपन को भी क्या हो जाता है, उनके स्तर का नॉलेज प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। तो अपन को क्या करते हैं, बोधगम्य निवेश का अर्थ होता है बच्चों को ऐसी भाषा का अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के स्तर से एक स्तर ऊपर होता है, उसे अपन कहते हैं बोधगम्य स्तर। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे विद्वानों की संगति, विद्वानों की संगति, विद्वानों की संगति, या फिर जैसे क्लास 9th है, क्लास 9th में यदि आप 10th लेवल का स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाओगे तो बच्चे को क्या होगा, बोधगम्य निवेश होगा। उसमें निवेश का मतलब होता है साथियों यहाँ पर अवसर, निवेश का मतलब क्या होता है, अवसर, यानी कि उनको ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जो क्या होता है उनकी भाषा के स्तर से एक स्तर ऊंचा हो, उसे कहते हैं बोधगम्य निवेश। क्लियर है। तो ये तो था बोधगम्य निवेश। अगला देखते हैं कि लैंग्वेज स्किल क्या होता है। इस लैंग्वेज स्किल को साथियों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसकी बेसिक को समझ लीजिएगा। लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है भाषा कौशल, भाषा कौशल, भाषा कौशल, यानी कि बच्चा भाषा को कैसे सीखता है उसे कहा जाता है लैंग्वेज स्किल। क्लियर है। अब ये लैंग्वेज स्किल साथियों दो तरीके से होता है। अब इस लैंग्वेज स्किल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इस लैंग्वेज स्किल की बात करूं तो लैंग्वेज स्किल कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा होता है आपका रिसेप्टिव स्किल। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल की देखिए तो लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार का होता है, सबसे पहले देखिए, पहले होता है सुनना। क्या होता है, सुनना होता है। एक मिनट यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। सुनना होता है, पहला कौन सा होता है, सुनना। दूसरा होता है आपका बोलना, और क्या होता है, उसके बाद होता है आपका, उसके बाद पढ़ना होता है,
और चौथा होता है लिखना। मतलब भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से कौशल होते हैं? एक सुनना होता है, एक बोलना होता है, तीसरा पढ़ना होता है, लिखना होता है। अब अपन देखते हैं कि भाषा के इन कौशलों में कौन कौन से कैसे कैसे काम करते हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मुख्य रूप से बोलूँ तो 2 प्रकार से होते हैं भाषा के कौशल। अब 2 प्रकार से कौन कौन से हो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन को देखने को एक चीज़ मिलता है कि जो लैंग्वेज स्किल होता है 4 प्रकार से तो होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। लेकिन प्रोडक्टिव स्किल और रिसिप्टिव मेजर रूप से इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में बांटते हैं? 2 पार्ट्स में। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिव्यक्तात्मक। क्या बोलते हैं? अभिव्यक्तात्मक। और इसको बोलते हैं ग्रहणात्मक। इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणात्मक। अब देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा समझिए। इसको अगर समझ जाएंगे तो आपको लैंग्वेज स्किल जो है बहुत सरल लगने लगेगा। अब देखिए प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है कि अपन किसी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल। और रिसिप्टिव स्किल का मतलब होता है किसी चीज़ों को अपन कौन सी स्किल से ग्रहण करें वो कहलाता है ग्रहणात्मक। अब देखिए प्रोडक्टिव स्किल में क्या क्या होगा। जैसे भाषा के कितने कौशल बताया मैंने अभी भाषा के मैंने बताया क्या? सुनना बताया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बताया। क्लियर है? अभी मैं क्या क्या बताया? सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो लिसनिंग होता है, उसके बाद स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, इसको LSRW के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में कौन कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। 4 स्किल होते हैं, 4 स्किल होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन किसी चीज़ों को प्रोडक्टिव मतलब किसी चीज़ों को अभिव्यक्त कौन कौन से माध्यम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिए। अब देखिए किसी चीज़ों को मेरे को क्या करना है? अभिव्यक्त करना है। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ? लिख कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ? लिख कर सकता हूँ। लिख कर यानी कि लिख कर यानी कि लिखना। ठीक है, या फिर मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ? बोल कर सकता हूँ। मतलब आपके पास कोई विचार है उसको कैसे आप क्या कर सकते हो? अभिव्यक्त कर सकते हो। एक तो आप लिख कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो? बोल कर सकते हो। तो प्रोडक्टिव स्किल के अगर उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा होगा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या क्या होगा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग। मतलब लिखना और बोलना क्या होगा? प्रोडक्टिव स्किल की एग्जाम्पल होंगे। आपको एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रोडक्टिव स्किल की एग्जाम्पल कौन कौन है। तो आपको याद रखना है कि लिखकर और बोलकर यानी कि लिखना और बोलना क्या है? प्रोडक्टिव स्किल की एग्जाम्पल है। दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा रिसेप्टिव स्किल, मतलब ग्रहण। आप किसी चीजों को ग्रहण कैसे करोगे? अब ग्रहण 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पढ़कर करोगे या तो आप सुनकर करोगे। तो जैसे आप कौन कौन से तरीके से कर सकते? या तो आप रीड कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो? सुनकर, या तो आप क्या कर सकते हो? सुनकर। यानी कि किसी चीज़ों को ग्रहण, कोई चीज़ आपको कोई बोल रहा है तो उसको आप सुनकर ग्रहण करोगे, या फिर क्या करोगे? कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको पढ़कर ग्रहण करोगे। तो भाषा के कितने कौशल हैं? 4 कौशल है। और ये चारों कौशल जो है साथियों एक साथ नहीं सीखे जाते, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए भाषा शिक्षण यहाँ पर दिखा गया है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित है। भाषा कौशल के चारों कौशल एक क्रम में नहीं सीखे जाते। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाषा की क्या होते हैं? एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। क्लियर है? बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है। बच्चा क्या करता है? जैसे सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख जाता है, और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाता है। पढ़ने के साथ साथ क्या सीख जाता है? लिखना भी सीख जाता है। यानी कि सभी भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंधित होते हैं और एक साथ नहीं सीखे जाते हैं। एक क्रम में नहीं होते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। एक साथ
क्या होते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। एक साथ क्या जाते हैं साथियों, एक साथ सीखे जाते हैं, यानी कि बच्चा क्या होता है, सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख जाता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाता है। क्लियर है। तो ये तो था आपका भाषा कौशल। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखिए इतना ही था साथियों, ये तो था हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर देंगे। क्लियर है। यदि इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल TDM क्लासेज को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। सीटेट के एग्जाम तक सीटेट से संबंधित उनके जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग आपको सीटेट से संबंधित तैयारियां करवाई जाती रहेगी। यदि आपको हमारे चैनल के साथ आपको सीटेट की एग्जाम की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलिए मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।